तो क्या आपने कभी सोचा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक साधारण सी दिखने वाली वनडे सीरीज इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक टीम अनाउंसमेंट पूरे भारतीय क्रिकेट सिस्टम पर सवाल खड़े कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टीम न्यूजीलैंड को हराने के लिए बनाई गई है या फिर 2026-27 के बड़े वर्ल्ड इवेंट्स की नींव रखने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ स्क्वाड की खबर नहीं है, बल्कि आज हम खोलेंगे सिलेक्शन के पीछे की राजनीति, कप्तानी बदलने की असली वजह, टीम से चैंपियन खिलाड़ियों को क्यों बाहर रखा गया और क्यों ये सीरीज कागजों पर छोटी लेकिन असर में बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। वैसे मैं गुजरात से हूं। जनवरी 2026 का क्रिकेट कैलेंडर पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ T20 वर्ल्ड कप सर पर है, उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का रोड मैप और फिर 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर ये वनडे सीरीज क्यों? यही वो जगह है जहां ज्यादातर फैंस गलती करते हैं। ये सीरीज मैच जीतने से ज्यादा टीम की दिशा तय करने के लिए है। सिलेक्टर्स के सामने 3 बड़े सवाल थे। भविष्य का कप्तान कौन, सीनियर्स को कब तक खिलाना है और किस खिलाड़ी पर अब भरोसा नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो टीम बनी है वो है ये 16 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ है। इस सीरीज से पहले कप्तान बदल दिया गया है। दरअसल साउथ अफ्रीका दौरे पर KL राहुल कप्तान थे और टीम ने ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया। तो फिर सवाल, राहुल को क्यों हटाया गया? इसका जवाब परफॉर्मेंस में नहीं, पॉलिसी में छिपा है। BCCI अब टेम्पररी कैप्टन मतलब स्टॉप गैप लीडरशिप पर भरोसा नहीं करना चाहती। उनको चाहिए एक चेहरा, एक लीडर जो टीम को आने वाले 5 साल तक संभाले, और वो नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल को अचानक कप्तान नहीं बनाया गया, ये फैसला महीनों पहले लिया जा चुका था। गिल का वनडे रिकॉर्ड लगातार ऊपर गया है, तकनीक, टेम्परामेंट और फिटनेस सब कुछ टॉप लेवल है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। गिल T20 टीम से बाहर है लेकिन वनडे में कप्तान। यही चीज फैंस को कंफ्यूज कर रही है। असल में सिलेक्टर्स ने गिल को स्पेशलिस्ट वनडे लीडर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। वनडे क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां धैर्य चाहिए, जहां प्लानिंग चाहिए और जहां लीडरशिप ज्यादा मायने रखती है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज गिल की कप्तानी की अग्नि परीक्षा है। अब बात करते हैं KL राहुल की। तो राहुल को कप्तानी से हटाया गया लेकिन टीम से बाहर नहीं किया है। ये एक साइलेंट मैसेज है कि आप टीम का हिस्सा हैं लेकिन भविष्य का कप्तान नहीं। राहुल अब विकेट कीपर, सीनियर बल्लेबाज और बैकअप लीडर की भूमिका में है। ये रोल मन से स्वीकार करना हर खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता और यही चीज ड्रेसिंग रूम डायनामिक्स को दिलचस्प बनाती है। तो दूसरी तरफ 2 सबसे बड़े नामों पर भी चर्चा हो रही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बहुत लोग पूछ रहे थे अब क्यों फिर रोहित को कप्तानी से दूर रखा गया? तो जवाब सीधा है, प्रेशर मैचेस। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने ICC टूर्नामेंट्स में जो झेला है वो कोई नहीं भूला। सिलेक्टर्स जानते हैं कि बड़े मैच में बड़े नाम ही काम आते हैं, क्योंकि रोहित का पावर प्ले कंट्रोल और विराट का मिडिल ओवर्स में रन मशीन का अंदाज, इन दोनों की मौजूदगी टीम इंडिया को बैलेंस, आत्मविश्वास और पहचान देती है। अब अगर इस टीम की रीढ़ की हड्डी की बात करें तो वो है मिडिल ऑर्डर, और मिडिल ऑर्डर का चेहरा है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं है, ये एक मैसेज है। मैसेज ये कि टीम इंडिया अब एक्सपेरिमेंट मोड से बाहर है और स्टेबिलिटी मोड में जा रही है। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ सालों में स्पिन के खिलाफ भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं। याद कीजिए एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप और बड़े दबाव वाले मुकाबले। जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया तब श्रेयस अय्यर खड़े रहे। अब सवाल उठता है कि श्रेयस अय्यर उप कप्तान क्यों? तो सिलेक्टर्स के सामने 3 नाम थे, KL राहुल, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर। हार्दिक का वर्कलोड और T20 फोकस, तो राहुल को लीडरशिप रोल से पीछे हटाया जा चुका। ऐसे में बचते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका शांत दिमाग, स्पिन रीडिंग और मैदान पर कम गलती। वो कप्तान की तरह चिल्लाते नहीं बल्कि वो कप्तान की तरह सोचते हैं। और न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जहां गेम स्लो बर्न होता है तो ऐसा खिलाड़ी सोने जैसा कीमती होता है। अब आते हैं यशस्वी जायसवाल पर। यशस्वी का सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट के आधार पर नहीं हुआ, ये एक स्टेटमेंट सिलेक्शन है। सिलेक्टर्स साफ कह रहे हैं कि हम भविष्य से डरते नहीं हैं। वनडे क्रिकेट में यशस्वी ने दिखाया है कि वो सिर्फ T20 स्लॉगर नहीं है, वो गेंद छोड़ना जानते हैं, वो सिंगल लेना जानते हैं और जरूरत पड़े तो गेम की रफ्तार बदलना भी। दोस्तों, एक दिलचस्प बात है जो शायद आपने नोटिस न की हो, तो वो ये है कि टीम में 3 ओपनर हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। तो सवाल उठता है कि 3 ओपनर क्यों? असल में ये न्यूजीलैंड के लिए नहीं बल्कि ये 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी है। रोहित शर्मा अभी कप्तानी नहीं लेकिन अनुभव बहुत है। गिल टीम का वर्तमान और भविष्य है, तो यशस्वी प्योर फ्यूचर एसेट है। इस सीरीज में सिलेक्टर्स ये देखना चाहते हैं कि कौन किसके साथ फिट बैठता है और कौन किस रोल में बेहतर है। ये सीरीज ओपनिंग कॉम्बिनेशन की टेस्ट लैब बनने वाली है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प टक्कर पर।
तो वो है ऋषभ पंत बनाम केएल राहुल। दोनों विकेट कीपर और दोनों ही मैच विनर, लेकिन स्टाइल में आसमान जमीन का फर्क। ऋषभ पंत क्रिकेट के नियम तोड़ने वाला बल्लेबाज है। पंत जब क्रीज पर आते हैं तो फील्डिंग बदलती है, गेंदबाज घबराते हैं और मैच का मूड बदलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पंत का रिकॉर्ड औसत से बेहतर रहा है, लेकिन पंत के साथ एक रिस्क जुड़ा है और वो है उनकी इनकंसिस्टेंसी। तो दूसरी तरफ केएल राहुल क्लासिकल, काम और कंट्रोल। राहुल वो खिलाड़ी हैं जो कोलैप्स रोकते हैं, पारी को जोड़ते हैं और अंत तक ले जाते हैं। सिलेक्टर्स का प्लान साफ है, एक मैच पंत और एक मैच राहुल, और फिर परफॉर्मेंस के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। ये इस दोनों खिलाड़ियों के बीच ओपन कंपटीशन है। अब उस विभाग पर आते हैं जो वनडे क्रिकेट में मैच पलटने का असली दम रखते हैं, और वो है ऑलराउंडर्स। टीम इंडिया ने यहाँ सबसे ज्यादा सोच समझकर चुनाव किया है। रविंद्र जडेजा, बस नाम ही काफी है। फील्डिंग, गेंदबाजी और जरूरत पड़े तो बल्लेबाजी भी लाजवाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ जडेजा हमेशा असरदार रहे हैं। वो विकेट भी लेते हैं और रन भी रोकते हैं। दूसरा नाम है अक्षर पटेल। अक्सर सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन टीम के लिए बहुत जरूरी है। बाएं हाथ के स्पिनर, निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता और दबाव में शांत रहने का हुनर उन्हें खास बनाता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अक्षर को हल्के में लेते हैं और यही उनकी गलती बनती है। तीसरा नाम है वॉशिंगटन सुंदर का। प्योर टैक्टिकल सिलेक्शन, पावर प्ले में स्पिन, दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ऑफ स्पिन और ऊपर से यूजफुल बैटिंग। ये वो खिलाड़ी हैं जो कैप्टन के लिए रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग नाम की बात करें तो वो है नीतीश कुमार रेड्डी। ये सिलेक्शन आज के लिए नहीं बल्कि टीम के भविष्य के लिए है। नीतीश पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर हिटिंग और एथलेटिक फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या के बाद टीम इंडिया जिस प्रोफाइल को ढूंढ रही थी, नीतीश उसी का जवाब है। न्यूजीलैंड का असली डर यहाँ है, गेंदबाजी पर, और यहीं से उनके लिए खतरे की घंटी बजती है। मोहम्मद शमी, द बिग रिटर्न। करीब 2 साल बाद टीम में वापसी। इतना वक्त मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर रहे, चोट, रिहैब और सवाल, लेकिन अब मोहम्मद शमी वापस आ रहे हैं। मोहम्मद शमी का मतलब नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से सीम और डेथ ओवर्स में अनुभव। न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर शमी की गेंद को बहुत देर तक नहीं खेल पाया है। उनकी वापसी सिर्फ विकेट नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में भरोसा लाती है। मोहम्मद सिराज, एंग्री फास्ट ओलर। सिराज जोश, आग और अग्रेशन के लिए मशहूर हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर रहना सिराज के लिए एक चेतावनी थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके पास मौका है खुद को फिर साबित करने का। उनके साथ लेफ्ट आर्म एंगल अर्शदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अक्सर लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ संघर्ष करते हैं। डेथ ओवर्स में अर्शदीप का रोल बहुत अहम होगा। टीम के लिए एक्स फैक्टर रहेंगे कुलदीप यादव। रिस्ट स्पिन का जादू, जब पिच सूखी होगी और जब बल्लेबाज अटैक करेंगे वहीं कुलदीप गेम पलटेंगे। इस स्क्वाड को देखकर आपको लगा होगा कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह कहां है। जवाब सीधा है, T20 वर्ल्ड कप प्रायोरिटी। इन दोनों को वनडे में खिलाकर रिस्क नहीं लिया जाएगा। वर्कलोड मैनेजमेंट अब सिर्फ शब्द नहीं, नीति है। अब तक हमने स्क्वाड की बात कर ली, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। प्लेइंग 11 कौन सी होगी? क्या हर मैच में वही प्लेइंग 11 खेलेगी या सिलेक्टर्स यहां भी एक्सपेरिमेंट करेंगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 अलग मैदान, 3 अलग पिच और 3 अलग रणनीति होगी, यानी एक प्लेइंग 11 काफी नहीं है। पहला वनडे वडोदरा में खेला जाएगा। वडोदरा की पिच आमतौर पर शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ता है वैसे वैसे स्पिन असर दिखाता है। इस मैच में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रहेगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। यहाँ पंत को बाहर रखने का कारण साफ है। पहला मैच, नई कप्तानी और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी। अगर भारत पहला मैच जीतता है तो सीरीज का आधा दबाव वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा वनडे राजकोट में खेला जाएगा। ये मुकाबला सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा। राजकोट की पिच, जहां गेंदबाज अक्सर भगवान के भरोसे रहते हैं, यहाँ बल्लेबाजों का खेल, पावर हिटर्स का फायदा और डेथ ओवर्स की परीक्षा। दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रहेगी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। यहाँ रोहित को आराम, पंत को मौका और नीतीश रेड्डी को टेस्ट। ये मैच फ्यूचर कोर डिसाइड कर सकता है। तीसरा वनडे इंदौर में खेला जाएगा और ये मुकाबला सीरीज डिसाइडर या क्लीन स्वीप तय करेगा। इंदौर की पिच तेज आउटफील्ड, छोटे बाउंड्री और प्रेशर क्रिकेट के लिए जानी जाती है। यहाँ सिलेक्टर्स करेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन का फैसला। अगर सीरीज बराबर है तो ये मिनी फाइनल होगा। अब एक जरूरी बात, न्यूजीलैंड कोई मामूली टीम नहीं है। भारत को हर बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में इसी टीम ने रोका है। न्यूजीलैंड की ताकत डिसिप्लिन्ड बॉलिंग, काम बैटिंग और प्रेशर हैंडलिंग, और सबसे खतरनाक चीज है एक्सपेक्टेशन फ्री क्रिकेट। न्यूजीलैंड के पास खोने को कुछ नहीं और भारत के पास खोने को बहुत कुछ है। इंडिया की कमजोर कड़ी कहाँ है?
ईमानदारी से देखें तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है मिडिल ओवर्स कोलैप्स और प्रेशर में डिसीजन मेकिंग पावर की कमी। अगर विराट जल्दी आउट और रोहित जल्दी आउट तो मैच श्रेयस प्लस ऑलराउंडर्स के हाथ में होगा और यही न्यूजीलैंड भारत को फंसाने की कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा फोकस शुभमन गिल की कप्तानी पर रहेगा। ये सीरीज उनके लिए सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं बल्कि ये उनके लिए एक ट्रायल